वन। तुम्हारी तबीयत कैसी है? चलो, तो वेव ऑप्टिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक एंड में टॉपिक आएगा डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, जो कि सिर्फ मेंस के इस सिलेबस में है और उससे क्वेश्चन आना भी फिक्स होता है। बाकी का पोर्शन जो स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे वो एडवांस के लिए है। तो ये याद रखना कि डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जहां से शुरू हो वो मेंस हो जाएगा, उससे पहले एडवांस। डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन से एडवांस में क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि वो सिलेबस में ही नहीं है। तो हम पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स। इसमें हम पढ़ते हैं लाइट के वेव नेचर के बारे में। जैसा कि हमें पता है लाइट के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। इससे पहले हम पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स, उसमें हमने पढ़ा था लाइट का वेव नेचर। हमने कहा था कैसे वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, कैसे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सब होता है। यहाँ पे भी हम वेव नेचर के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा स्मॉल लेवल पे है ना। हम क्या करने वाले हैं इस बार, इमेजेस पूरी पूरी फॉर्म ना करके वेव्स का इंटरफेरेंस कराने वाले हैं। ये एक टर्म है जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जब आएगी तब मैं बता दूंगा। पहले इंट्रोडक्शन लिख लो। तो सबसे पहले तो आ जाती है एक थ्योरी जो कि दी गई थी लाइट के बारे में, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। लिख चुके हैं पहले? नहीं लिखी, लिख लो। कॉर्पस्कुलर थ्योरी कुछ 1600s में दी गई थी। है ना। तो इस थ्योरी के हिसाब से बताया गया था कि लाइट जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, जो कि काफी हाई स्पीड पे मूव करते हैं। और अब हर एक लाइट के बीम को एक तरह से मान सकते हो कई सारे पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन, जो एक के पीछे एक सेम स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं। इस थ्योरी ने क्या किया, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है उसे एक्सप्लेन कर दिया बड़ी अच्छी तरीके से, यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन। समझ रहे हो। न्यूटन भी आ गए, उन्होंने भी इस थ्योरी में हेल्प करी थोड़ी सी, और इसे फर्दर डेवलप किया। उन्होंने बताया कि कैसे लोगों को रंग दिखते हैं आंखों में, उसका लॉजिक क्या है, कैसे दिखता है, ये सब है ना, वो सब बात हुई। पर इस थ्योरी की एक बड़ी समस्या थी। इन्होंने ये बताया कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो जब वो किसी डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। कोई दिक्कत थी स्टेटमेंट में? नहीं। लेकिन उन्होंने एक और एडिशनल स्टेटमेंट जोड़ दिया कि जब वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जबकि एक्चुअली क्या होता है, घट जाती है। तो छोटा सा ड्रॉबैक था, पर और कोई थ्योरी थी नहीं, सिर्फ यही थी। और इससे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझ पा रहे थे, तो लोगों ने इससे क्या कर लिया था, एक्सेप्ट। उससे प्रूव हो रहा था रिफ्लेक्शन का फिनोमेना के एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, जो कि तुम समझ भी सकते हो। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात की जाए, तो एक पार्टिकल एम मास का आगे से टकराए तो सेम एंगल पे जाएगा कि नहीं जाएगा, E इज इक्वल टू 1 के लिए। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन उन्होंने समझाया था। ऑब्वियसली यूज की तो नहीं है ये, पर हमें लिखना जरूर होता है दो चार पॉइंट्स, तो लिख लो। पता नहीं वैज्ञानिक का नाम शायद डेस्कार्टेस या ऐसा कुछ था। डेस्कार्टेस ही है क्या? लिख लो, वही है, वही होगा। ऐसे नाम के कितने लोग होंगे भाई, ठीक है। तो गिवन बाय डेस्कार्टेस एंड मॉडिफाइड बाय न्यूटन। ठीक है। और लाइट इज मेड अप ऑफ, light is made up of very small, yeah, very tiny particles called corpuscles. ठीक है। तो able to explain reflection
and refraction. ठीक है, could not explain diffraction and polarization. और भी कई सारे फिनोमेना थे, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एक्सेट्रा. ड्रॉबैक लिख लेते हैं. एज पर थ्योरी, speed of light increases in denser medium. ठीक है, अब इसके बाद वाली जो थ्योरी है उस पर हमें थोड़ा बहुत पढ़ना जरूर होगा, क्वेश्चन भी आ चुके हैं मेंस में. वो है हाइजेंस वेव थ्योरी. इस थ्योरी के 30-40 साल बाद इन्होंने ये थ्योरी दी थी. तो वेव थ्योरी में हाइजन ने बताया कि भाई जो वेव लाइट है वो एक प्रकार की क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि स्ट्रेट लाइन के अंदर कंटिन्यूसली क्या करती रहती है, मूव करती रहती है. इन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और टीआईआर के फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दिया. डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए. तो ऑब्वियसली अब कोई किसकी बात सुनेगा, जो कि पहले से एस्टैब्लिश्ड वैज्ञानिक है न्यूटन, उनकी बात मानी गई, इनकी थ्योरी को ज्यादा भाव नहीं दिया गया, है ना. क्यों? क्योंकि एक तो सेम फिनोमेना ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे. देख लेते हैं. दूसरा भी एक इनका एक मेजर ड्रॉबैक है, वो हम आगे देखेंगे. देख लो, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और यहीं पे इनकी गड़बड़ हो गई थी. लोगों ने यहाँ पे साफ इसे मना इसलिए कर दिया क्योंकि लोग मानते थे कि वेव को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती ही है. कोई ऐसी दुनिया में वेव नहीं है जो बिना मीडियम के चल सके. हालांकि वो सब कुछ गलत हो गया, क्योंकि हमें पता है नॉन मैकेनिकल वेव्स बिना मीडियम के भी चलती हैं, जैसे कि लाइट, है ना. ये भी एक कारण था इस पर विश्वास ना करने का. देख लो, इट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव. Travels at 3 into 10 raised to power 8 meter per second in vacuum, able to explain reflection, refraction, and TIR. एनर्जी किस फॉर्म में होती है लाइट के अंदर, ये भी इनकी थ्योरी ने बता दिया. अरे फोटोन तो पार्टिकल नेचर हो गया ना भाई, इनके लिए वेव थ्योरी के लिए फोटोन थोड़ी बोल देंगे, तो क्या बोलेंगे. तब उसको क्यों देख रहे हो, उसने कोई बीड़ा थोड़ी उठाया कि मैं ही आंसर दूंगा. बाकी लोग भी सोच सकते हो ना. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो आप फोटोन होता है वो तो पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से होता है, जो कि काफी आगे चल के बताया गया, ठीक है ना. मैक्सवेल जब आए तब कुछ कुछ. अभी क्या बोला गया होगा, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी कितनी होती है, एनर्जी. एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर. ई नॉट जहाँ पे एम्पलीट्यूड है, एवरेज निकालने की बात हो रही है.
और एवरेज मैग्नेटिक v²/4μ0। अरे जब वो हाफ से 1/4 हो गया तो ये भी तो हो जाएगा। तो हुआ क्यों? sin² थीटा की एवरेज वैल्यू हाफ होती है इसमें। ठीक है, could not explain diffraction and polarization। और इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ऑसिलेट करती है इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो ई को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। वेव की इक्वेशन पढ़ी होगी पहले। सर वो 1/4 का रीजन आप क्या बताओ? बेटा एनर्जी हो जाएगी जैसे ई नॉट साइन ओमेगा टी मान लो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई स्क्वायर करोगे तो उसमें साइन स्क्वायर Yes. ओमेगा टी की टर्म आएगी, जिसकी एवरेज वैल्यू क्या आ जाती है? हाफ। तो ये हाफ और हाँ। पहले का जो हाफ है मिलके 1/4 हो जाता है। ओके सर। देख लिया। थ्योरी क्या है वो जानते हैं, इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो ये पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत जनरल आइडिया आपको होना चाहिए फेज का। फेज पता है सबको क्या होता है? कोई भी वेव जैसे दी गई है y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, तो उसके अंदर साइन के अंदर लिखी हुई चीज जो है ब्रैकेट में, उसे हम कहते हैं फेज। फेज हमें आइडिया देता है कि किसी टाइम पर उस पर्टिकुलर पोजीशन का जो पार्टिकल है वो अपने ऑसिलेशन के किस स्टेट में है, मीन पे है, एक्सट्रीम पे है, या बीच में कहीं है। ये आइडिया आपको कौन देता है? फेज देता है। तो अब इन्होंने ये फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए शुरुआत की एक पॉइंट सोर्स से। अगर हमारे पास लाइट का एक पॉइंट सोर्स है तो ये एनर्जी को एमिट करेगा हर पॉसिबल डायरेक्शन में, यानी कि चारों तरफ एनर्जी को क्या करने वाला है? एमिट करने वाला है। तो जो एक वेव यहां से शुरू हुई होगी किसी टाइम टी पे, किसी टाइम 0 पे मैं कह देता हूं, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी पर अगर उन सभी वेव्स को कनेक्ट किया जाए जो कि सेम फेज में है, तो आपको एक शेप मिलेगा जिसे उन्होंने नाम दिया वेव फ्रंट। ठीक है ना? वेव फ्रंट बेसिकली उन्होंने बताया कि जैसे आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, ये एनर्जी को क्या कर रहा है? चारों तरफ फेंक रहा है, यानी ये कंटिन्यूअसली क्या जनरेट कर रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो t इज इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। ठीक है, एक फील्ड इस तरफ चली गई राइट में, एक ऊपर चली गई, क्योंकि अलग अलग दिशाओं में लाइट जा रही है, तो हर एक के साथ एसोसिएटेड एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे मूव कर रही होगी। क्योंकि लाइट के प्रोपगेशन की स्पीड फिक्स है, तो अगर मैं कहूं कि t इज इक्वल टू 0 पे, ऐसा मान लेते हैं कि 10 डायरेक्शन में लाइट फेंकी गई थी, तो किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर आगे चल के उन सभी वेव्स को अगर ज्वाइन किया जाए जो कि सेम डिस्टेंस चली है पॉइंट सोर्स से, तो उनको ज्वाइन करने वाला एक शेप मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। या अगर टेक्निकल टर्म्स में कह दिया जाए तो ऐसे सभी पॉइंट्स जो कि सेम फेज में है उनको ज्वाइन करने वाले शेप को हम कहते हैं वेव फ्रंट। हाँ,
उसी के सेम फेज वाले पॉइंट्स के साथ। जैसे आप किसी भी एक डायरेक्शन में चले, आपने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फेज है, तो अब इसी फेज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे 3D स्पेस में जहां जहां हो, उन सभी को ज्वाइन करने से जो शेप बन रहा है उसे हमने कह दिया वेव फ्रंट। क्लियर हो? लिख लो। ठीक है, तो पहली चीज तो ये यही बताता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। और ये पढ़ने के लिए एक टर्म हम पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट आप कहते हो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स in same phase is called a wavefront. तो मुझे बताओ कि अगर चारों तरफ लाइट फेंकी गई है तो एक पर्टिकुलर टाइम पर वो लाइट किस शेप को फॉर्म करेगी? एक स्फीयर फॉर्म करेगी। तो इसी को बोल दिया गया वेवफ्रंट। ठीक है ना, तो ये हो गए कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर वेवफ्रंट्स। तो हमें ये समझ आ गया कि किसी भी लाइट के पॉइंट सोर्स से लगातार बाहर क्या निकल रहे होंगे? वेव फ्रंट्स। उसी तरह है जैसे अगर आप एक शांत पानी की कोई बॉडी हो जैसे रिवर, या उसमें अगर आप एक पत्थर डालते हो तो रिपल्स क्रिएट होते हैं और वो लगातार दूर जा रहे होते हैं। उसी तरह की सिचुएशन है। इससे हमें ये कैसे पता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है? वो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया वो हम देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भी एक वेव फ्रंट क्रिएट होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे 2 बनाए हैं, कोई भी एक वेवफ्रंट जो होगा उस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट। वो सभी खुद सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करते हैं। यहाँ लाइट का एक सोर्स था सेंटर पे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि इस वेवफ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करते हैं। उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। वेवलेट्स, तो वो सब खुद के चारों तरफ कंसेंट्रिक स्फीयर्स बना रहे होंगे। समझ आया? तो किसी भी एक सिचुएशन में अगर मैं एक वेवफ्रंट को ले लूं, मान लो ये हमारा वेवफ्रंट, मैं सिर्फ राइट वाला पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूं। ये अगर हमारा वेवफ्रंट है तो इसके ऊपर जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं वो हर एक पॉइंट काम कर रहा है एक वेवफ्रंट की तरह, वेवलेट की तरह, सोर्स की तरह। तो ये इसने अपना वेवफ्रंट बनाया आगे चल के। ठीक है, सिमिलरली एक ये बनाया, तो ऑब्वियसली ये ओवरलैपिंग होंगे। मैं तो 3 बनाए हैं, इसमें काफी सारे बन जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि जैसे अगर ये फॉर्म हुआ है तो अब आप किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे आगे जाके अगर फिर से सेम फेज वाले सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो मैं ये मान लेता हूँ कि टी टाइम में सभी के लिए सेम डिस्टेंस कवर हुई होगी कि नहीं, तो सेम रेडियस का स्फीयर होगा। तो आगे वाले किसी टाइम पर फिर से इन सभी के लिए अगर टेंजेंट ड्रॉप किया जाए तो फिर से क्या बनेगा? एक कंसेंट्रिक स्फीयर बनेगा। तो ये हो गया आपका अगला वेव फ्रंट। ठीक है ना? फिर उन्होंने कहा कि भाई अब क्या होगा, इसमें फिर से सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे और फिर से वो क्या करेंगे, तो सारे सेकेंडरी वेवलेट्स को ज्वाइन, हाँ बोलो। हाँ, जैसे ये वाला था मेरा पहला वाला, ये उसके बाद बनाया दूसरा, तो ये इसी ने बनाया है, ऐसा कहते हैं। ये हर अगला पिछले वाले ने बनाया है, ये कहा जा रहा है। जैसे सबसे पास वाला एक वेव फ्रंट होगा, ठीक है ना, उसके ऑसिलेशन की वजह से अगला वेव फ्रंट बना होगा, उसके ऑसिलेशन से उसके आगे वाला वेव फ्रंट बना होगा। बात समझ आ रही है? तो उन्होंने कहा कि सारे ऐसे सोर्स और उनके करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी वेवलेट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, तो अब सोच लो कि मान लो 3-4 बन जाते हैं, ऐसे 3 बन गए मान लो, उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वही होगी डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि वो स्फीयर था और ये उसके परपेंडिकुलर आ रहा था हमेशा, इससे हमें समझ आया कि वो कैसे चल रहा होता है स्ट्रेट लाइन।
इनका एक ड्रॉबैक भी था। लोगों ने कहा तुम इधर ही क्यों ले गए, हम इनको भी तो ज्वाइन कर सकते हैं, तो पीछे भी तो बन सकता है। तो आप कह रहे हो पहला वेव फ्रंट था, उसके सेकेंडरी वेवलेट होने की वजह से अगला आया, उसके होने की वजह से अगला आया, और हम ये भी तो कह सकते हैं पहला वेव फ्रंट था, उससे पीछे भी आ सकता था और पीछे भी आ सकता था, तो एनर्जी फैलने की जगह सोर्स में ही घुस जानी चाहिए थी। तो यहाँ एक समस्या हुई, तो उन्होंने फिर एक ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि देखो जो ऑसिलेशन हो रहा है वेव फ्रंट का, उसका एम्पलीट्यूड यूनिफॉर्म नहीं है, उसका सारा एम्पलीट्यूड आगे की तरफ ही है और पीछे जीरो है, यानी वो सिर्फ आगे ही ऑसिलेट होता है। बहुत तेज नींद आ रही है सर, नीचे रख लो, मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है बातें। नहीं सर नीचे रख लो तुम। यार देखो मैं झूठ क्यों बोलूं यार, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा है, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है। हम लोगों का एक काम है, मैं बोलूंगा तुम्हारा सुनना काम है। अगर आपसे नहीं सुना जा रहा आप हेड डाउन कर लो, बोल दो सर दर्द हो रहा है, कितने बहाने होते हैं, पेट दर्द हो रहा है, कुछ भी दर्द हो सकता है। तो अगर मैं लगातार देखूंगा एक आदमी को, तो क्या लगेगा मुझे, क्या लगेगा? तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो और सामने तुम्हारे कोई सो रहा हो मुंह के सामने, तुमको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। मैं जानता हूँ तुम जानबूझ के नहीं सो रहे होगे, नींद पूरी नहीं हुई, कुछ ना कुछ कारण होता है, पर उससे ये सोचो सामने वाले पे क्या फर्क पड़ने वाला है। हाँ, उन्होंने कह दिया कि आगे ही ऑसिलेशन होता है, पीछे कोई ऑसिलेशन होता नहीं है। तो लोगों ने ऐसे ही नहीं मान लेगा कोई भी बात, ऑब्वियसली नहीं मानी लोगों ने। तो उन्होंने बहुत रिगरस प्रोसेस से इस चीज को आगे चल के प्रूव भी किया, पर ऑब्वियसली तब भी कोई हाइजीन की बात पर ज्यादा ध्यान दे नहीं रहा था, सब न्यूटन के साथ ही थे। फिर जब मैक्सवेल आए तो फिर इनकी थ्योरी को थोड़ा सा भाव मिला, और फिर लोगों ने इन्हीं की थ्योरी मानी आगे चल के। ठीक है, ये पूरी चीज है यहाँ पे याद। हाँ मतलब उन्होंने ये कह दिया, लोगों ने ये कहा कि पीछे वाले वेव फ्रंट्स को भी ज्वाइन करके उल्टा वेव फ्रंट भी तो जा सकता है। आप कैसे कह सकते हो कि राइट राइट में ही जाएगी लाइट, जैसे मेरे डायग्राम के हिसाब से अगर मैं ये ज्वाइन कर दूं पीछे और मैं कह दूं ये हो गया सेकेंडरी वेवलेट, फिर एक सर्कल बनाऊं और फिर पीछे लेके चला जाऊं, तो वहां गड़बड़ हो जा रही थी। तो उन्होंने उसके लिए आर्ग्यूमेंट दिया था कि जो ऑसिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी उस वेव फ्रंट वाले पॉइंट से जितना आगे जाता है उतना ही पीछे नहीं आता, पूरा का पूरा आगे ही जाता है, पीछे आते ही नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, हालांकि उसे बाद में प्रूव भी किया। यहाँ इतना जानना जरूरी नहीं है, जो क्वेश्चन मेंस में आता है वो आता है कि आपको वेव फ्रंट पहचानना होता है कि कैसा बनेगा, वो हम देख लेंगे। इसे लिख लो पहले तो। ठीक है ना, तो लिख सकते हो ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, each point on a wavefront acts as a secondary source। ये कि 40 पे चल रहा है क्या एसी, और गर्म कर रहा है कमरे को, ये क्या तापमान है भाई इसका? क्या है क्या रिमोट? तो आगे पास करो ना भाई, आगे करो। 20 पे मोड क्या है देखना, उसको एक बार बंद करके चालू कर दो ना, इधर की तरफ हाथ खींचो, हाँ बस दबा दो। अच्छा हाँ, इतने खुश क्यों लग रहे हो? वॉशरूम जाना है। ठीक है, acts as a secondary source called secondary wavelets, called secondary wavelets। ठीक है, joining all the secondary wavelets, all the corresponding secondary wavelets हाँ हाँ सर वेवलेट्स मतलब हैं? वेवलेट्स मतलब वेवलेट्स मतलब पिगलेट मतलब जानते हो? बचपन में विनी द पू देखा तुमने, उसमें एक पिगलेट आता था, छोटे पिग को पिगलेट कहते हैं। तो वेवलेट यानी कि छोटा सोर्स,
छोटा सा सोर्स है। ठीक है, मेन चीज जो याद रखनी है वो ये है कि लाइट ट्रेवल्स नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट से हमेशा कैसे परपेंडिकुलर में मूव करती है लाइट, जरूरी बात। तो हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के वेव फ्रंट है। पहला स्फेरिकल, दूसरा सिलेंड्रिकल और तीसरा प्लेन। ऑब्वियसली स्फेरिकल कब बनता है, तो फिर वो कब बनता है और वो कब बनेगा। बना लो फटाफट। क्या होगा, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है तो उसको नीचे कर लो, नीचे कर लो, ऐसे हाथ से उसको नीचे कर लो। हाँ बस, अब इसकी इधर की तरफ बैठ जाओ थोड़ा, तो भाई ये बेचारा हमेशा फंस जाता है, क्या कर सकते हैं। हाँ वो अपने ही चल रहे हैं अलग। सर्कुलर डायरेक्शन कैसे होता है बेटा, उनका एक अपना सर्कल बनेगा। हाँ हाँ, वही तो पीछे नहीं आता है ना, वही तो उन्होंने कहा हाइजन ने, आगे ही बनाते जाते हैं तो पीछे वाला सीन नहीं आता, तो अपोज नहीं कर पाते। तो ये है पॉइंट सोर्स के लिए, पॉइंट सोर्स के लिए इस तरह का बनेगा और लाइट ऐसे बाहर निकलती हुई दिखेगी। सिमिलरली लाइन सोर्स के लिए उसके लिए लाइट इस तरह से प्रोपोगेट करती है नॉर्मली, और फाइनली हम कह सकते हैं ये वाले। ठीक है ना, तो होता क्या है कि हर एक तरह का वेव फ्रंट, भले वो स्फेरिकल शुरू हुआ हो, सिलेंड्रिकल शुरू हुआ हो, बहुत ज्यादा दूर अगर आप चले जाओगे सोर्स से, तो लाइट ऑलमोस्ट कैसे हो जाती है, लाइट रेज एक दूसरे से पैरेलल हो जाती है, तो वो प्लेन वेव फ्रंट में ही कन्वर्ट हो जाते हैं अगर आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो चुका है तो। ठीक है ना। कोई दिक्कत, पैरेलल पैरेलल ऐसे ऐसे प्लेन, ये इस प्लेन में नहीं है, 3D बनाने की कोशिश है, ऐसे ऐसे है, ये इनटू द प्लेन घुसे हुए हैं। समझ आ रहा है। अब जो क्वेश्चन मेन आता है वो इसके ऊपर आता है, बताओ ये जो है, समझ रहे हो, और ये जो है, अगर लाइट रेज इस तरह से जा रही है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, लाइट रेज कैसे जा रही होगी, तो इसे कहा जाता है डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट।
डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। कन्वर्जिंग कैसी बनाएंगे बताओ? ऐसे क्या हुआ? पॉइंट सोर्स नहीं पता हमें, वही तो बनानी होती है। क्या है, कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है? कुछ भी नहीं है, तो कैसे बनाओगे कन्वर्जिंग भाई? क्यों? स्फेरिकल के लिए कैसे बनाओगे? मॉड्यूल खोलना एक बार, मॉड्यूल। समझ गए? उल्टी तो बन नहीं सकती ना इसकी। क्या हो गया? नहीं समझ आ रहा? यही बनाए कि नहीं बनाए? देखो समझने के लिए क्या करोगे, जो बड़ा वाला वेव फ्रंट हो वो हमेशा कहाँ होना चाहिए? जब रेस के बीच में सेपरेशन ज्यादा है। अरे समझ आ रहा है? जो बड़ा वाला वेव फ्रंट है उस समय पे रेस के बीच का सेपरेशन ज्यादा होना चाहिए। आप यहाँ पे सोच रहे हो कि यहाँ सोर्स है, ऐसा जरूरी थोड़ी है। मान लो कि लाइट रेज इस तरह से आके यहाँ मीट कर रही है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है, यहाँ इमेज बन रही है। अरे समझ पा रहे हो? तो रेज को कैसे बनाया जाए? बनाना इसके परपेंडिकुलर ही है। एक आप ऐसे बना सकते हो, पर फिर क्या ये एंगल 90 डिग्री रह पाएगा? अरे बोलो, तो कैसे बना सकते हो? ऐसे ही तो बना सकते हो। तो बस याद क्या रखो, जहां पे रेज के बीच का सेपरेशन ज्यादा है वहां वेव फ्रंट बड़ा आना चाहिए, उसके अंदर छोटा, उसके अंदर उससे छोटा। अब अगर बाहर जाता हुआ है तो वो डाइवर्जिंग हो गया, और अंदर आती हुई रेज है तो वो कन्वर्जिंग हो गया। याद ही रखना पड़ेगा, और भी तरीका नहीं है उसका। और इसी पे सवाल आते हैं, शायद इस साल भी सवाल आया था। क्या था मैं बताऊंगा अभी। क्लियर है वेव फ्रंट? क्वेश्चन कर लेते हैं। ड्रॉ द वेव फ्रंट फॉर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड, जो हो रहा हो, रेज। एग्जाम हुआ कैसा कल का? रे ऑप्टिक्स ही आया था ना बस? रे ऑप्टिक्स कितना आया था? बहुत कम था। हो तो गया होगा ना?
तो फोकस पे एक हमने ऑब्जेक्ट रखी है और आपको बताना है जो भी रिफ्रैक्टेड होगी इस केस में, तो उसके लिए वेव फ्रंट क्या बनेगा। जिसमें रिफ्लेक्टेड हो उसमें रिफ्लेक्टेड बनाओ, जिसमें रिफ्रैक्टेड हो उसमें रिफ्रैक्टेड बनाओ। अच्छा, वेव फ्रंट तब का बताना होता है जस्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और जस्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन। आगे चल के क्या होगा वो नहीं। क्या जस्ट आफ्टर। मैं एक एक रे बना के दिखा रहा हूँ, समझ। क्या पहला हो गया क्या सबका? फोकस पे रखिए तो रे कहाँ जाने वाली है? इन्फिनिटी पे। तो इस तरह से रेज को निकालो, इस पे गिराओ और ऐसे ले जाओ इन्फिनिटी पे। तो पैरेलल रेज अगर जाने वाली है तो उनसे परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली इस तरह से ड्रॉ कर पाओगे। ये आपके वेव फ्रंट बनने वाले हैं। इन्हें क्या कह देंगे? प्लेन वेव। अगले में पैरेलल रेज आती है और एक कॉनकेव मिरर को हिट करती है, ऐसी बनेगी रेज। आपको पता है कहाँ मीट करनी चाहिए? फोकस पे। इस तरह से रेज टकराने के बाद आएगी इधर। तो अगर हम कन्वर्जिंग बनाएंगे तो कैसा बनेगा? समझ आ रहा है कि नहीं? अगला उसको उल्टा कैसे बनाओगे सर? उसको उल्टा कैसे बनाओगे? तो नहीं चल पाएगा सर, क्योंकि ऐसा है जहां रेस के बीच का सेपरेशन ज्यादा है वहां बड़ा वाला वेव फ्रंट आना चाहिए। तुम्हारा छोटा वाला आया होगा ना। तुमने ऐसे बना दिया क्या? ऐसे ऐसे वाला नहीं, तुमने ऐसे फिर ऐसे। इससे 90 डिग्री हो पाएगा? वेव फ्रंट से जहाँ एंगल है। हाँ, क्यों रखना होता है? जिस समय तुम गहरी नींद में थे मित्र, ये लिखाया गया कि वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे लाइट के प्रोपगेशन। चलिए थर्ड,
डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग? समझ आ रहा है, रेज इस तरह से जाएगी, यहां से कुछ ऐसे जा रही होगी। डाइवर्जिंग बनाने के लिए हम डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, पीछे बना देंगे वेव फ्रंट। वेव फ्रंट होने वाला ना, वहां लाइट है, मिरर के पीछे थोड़ी लाइट होती है, तो आपको सिर्फ लगता है ऐसे। हाँ हाँ, जहां रिफ्लेक्टेड रे है वहीं तो बनाओगे ना उससे परपेंडिकुलर लाइट। आखिरी बोलिए, फोकस पे बैठा हुआ है तो इमेज का बनती है इंफिनिटी पे, यानी रेस टकरा के ऐसे लौटी होंगी, तो उससे परपेंडिकुलर अगर बनाते हैं तो प्लेन। तो भाई तब भी प्लेन ही आएगा, सर्कुलर होता है ना, तो सिलेंडर कैसे सर्कल को। क्या खाया था? चावल तो नहीं खाया, नींद आती है उनसे। तुमको भी आती है क्या? प्लेन ही तो होगा ना भाई। हाँ। क्या हुआ? तो ये रेस कॉम्पेरेक्शन मानेंगे तब होगा ना, तो इसे दुनिया जहां से रे ले आओगे क्या? फिर तो वो आप ज्वाइन करने की बात कर रहे हो ना पूरी तरह से, फिर ऊपर क्या बनाओगे? ऊपर भी तो जा रही है। बोलो, इसलिए इतने से के लिए देखा जाता है बस, ज्यादा नहीं। जाओ जाओ जाओ। अब जो सवाल आया है इस बार वो बता देता हूँ। सर एक बार स्क्रॉल अप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। इमेजेस फोकस पे जाती, रे फोकस पे जाती हुई लग रही है, तो लौट के पैरेलल जाएगी ना इन्फिनिटी पे इमेज बनाने के लिए। तो पैरेलल के लिए क्या आ जाता है हमेशा? प्लेन वेव फ्रंट। सर सेकंड क्वेश्चन। क्या हो गया? हाँ बोलो, सेकंड में क्या डाउट है? हो गया सर। ये है इस बार का सवाल। पैरेलल बीम दे रखी थी आती हुई, आपको रिफ्रैक्शन के बाद वाला वेव फ्रंट बना के दिखाना था। नहीं, उसके बाद फिर घुमावदार और रैंडम शेप नहीं है ये, ठीक है, ये जरूरी है, उसी हिसाब से फिर ऑप्शन मैच करेगा। और ऑप्शन भी ऐसे थे कि मतलब, ऑप्शन दे दूं मैं जो है? तो पहले तो ऑब्वियसली जो नहीं हो सकता, लेनी कह रहे थे ना तुम? क्या है यार? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। काफी कंफ्यूजिंग था। क्या कर दिया मैंने? बोलिए। अब बी ऑप्शन आएगा। अच्छा, उनके डायग्राम में भी बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि सी और डी ऑप्शन आप देख रहे हो सेम जैसे नहीं लग रहे, पर उसको बहुत गौर से देखने पे समझ आ रहा था कि एक में हल्का घुमा हुआ था और एक में स्ट्रेट था। क्या हो गया? बोलो बोलो।
डी कह रहे हो क्या? आंसर क्या कह रहे हो? डी। पहले और आखिरी से कुछ फर्क नहीं है, सबके राइट साइड ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है। इसने तो कुछ किया नहीं रेज के साथ। ये कन्वर्जिंग हो गया कि नहीं हो गया? ये कन्वर्ज करेगा यानी रेज ऐसे जाएगी इसके बाद। ये डाइवर्जिंग का पोर्शन, वो वाला मिरर याद है, डाइवर्जिंग वाला मिरर, तो इसके लिए रेज कैसे जाएगी? ऐसे। और फिर से ये क्या हो गया? कन्वर्जिंग। समझ आया? तो बना दो। सबसे पहले कैसा जा रहा है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग के लिए क्या बनाएंगे? ऐसा। फिर कैसा जा रहा है? डाइवर्जिंग। और फिर क्या है? कन्वर्जिंग। देखो एक और तरीका था सोचने का, जैसे मैं जब पढ़ता था तब मुझे ये समझा नहीं था, तो समझाया गया था कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। तो मैं ऐसा सोचता था कि लाइट जब किसी मीडियम में जाती है तो वो क्या हो जाती है? धीमी। अरे हो जाती है कि नहीं? तो सब लोग रेस कर रहे हैं, ऐसा सोचो। ठीक है, सबसे ज्यादा देर तक मीडियम में कौन चल रहा है? तो वो थोड़े से पीछे रह जाने चाहिए कि नहीं? और बीच वाला कम चल रहा है मीडियम में, तो आगे निकल जाना चाहिए। तो ऐसा मान लो ये लोग रस्सी से बंधे हुए थे, फिर एक मीडियम में चले, तो गार्ड करनी पड़ती है भाई। 120 बच्चों में कोटा में कोई डाउट नहीं पूछता, ऐसे वो उठा के बाहर फेंक देते हैं। ये स्थिति थी, तो कुछ भी जो मन में है वो बना लिया। ठीक है, तो लॉजिक उसका क्या है कि आपको हमेशा कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग बना के देखना चाहिए कि क्या हो रहा होगा। ठीक है, चलो। हाँ, कैसा कैसा ऐसा? फिर वही चीज यार, सब लोग क्यों नहीं समझ पा रहे कि अगर ऐसे स्ट्रक्चर में आप ऐसे ऐसे बना दोगे तो 90 डिग्री नहीं हो पाएगा। आप ये मानो कि जहां भी मीट कर रही है ना वही सेंटर है, आप उसके हिसाब से बना दो बस। अब उस रेस क्योंकि जा रही है ऐसे, तो उसे कन्वर्जिंग कह देते हैं। ठीक है, तो क्या लोग वेव फ्रंट बना सकते हैं भाई? बस, तो ये थी हाइजेंस की वेव थ्योरी। इसके ऊपर क्वेश्चन शायद मॉड्यूल में आपको जरूर मिल जाएंगे। ठीक है ना? प्लेन पैरेलल लाइन दिख जाए तो प्लेन, बाकी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग आप लिख सकते हो। जैसे सबको समझ आ रहा होगा, यहाँ फोकस पे अभी मैंने यहाँ कन्वर्जिंग बनाया है, और फोकस के बाद अगर रेज जाती तो उसको क्या बनाते? डाइवर्जिंग बनाते कि नहीं बनाते? फोकस को मीट करने के बाद तो डाइवर्ज होती है ना। हाँ, वो सेम ही चीज है। चल, तो ये थी वेव। अब अगला हमें फिनोमेना जो पढ़ना है, नहीं खत्म थोड़ी हुई चैप्टर। अगला जो आपको पढ़ना है वो है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। हाँ बोलो। सर कन्वर्जिंग वेव फ्रंट के लिए सोर्स को कैसा होगा? बेटा सोर्स नहीं होते इनमें। चलो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। ये देखो, जैसे ये कन्वर्जिंग है तो यहाँ आपकी इमेज बनने वाली है कि नहीं बनने वाली है? हाँ सर। तो उसको ही आप सोर्स मानते हुए उसका वेव फ्रंट बना दो बस। लेकिन आपको पता है कि एक्चुअली रेज आ कैसे रही है? ऐसे आ रही है। तो रेज हो क्या रही है? कन्वर्ज हो रही है। तो इस वेव फ्रंट को कन्वर्जिंग वेव फ्रंट कह देते हैं। उसी की जगह रेज अगर ऐसे जा रही होती ना इधर, तो इसी वेव फ्रंट को डाइवर्जिंग वेव फ्रंट भी कह देते हैं। तो समझ आया? तो डिपेंड करता है कि रेज किधर की तरफ जा रही है। हमेशा एक पॉइंट ही होगा ना सेंटर तो वेव फ्रंट का कहीं ना कहीं, तो वो ऑब्जेक्ट या इमेज दोनों होते हैं। चलो, ओके सर। अगली चीज है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इस चैप्टर के अंदर जो फिनोमेना हमें पढ़ना है वो यही है कि इंटरफेरेंस होता क्या है। अब क्योंकि हमें पता है कि जो वेव की इक्वेशन होती है, जनरल अगर मैं आपको बोलूं तो वेव की इक्वेशन जनरली हम लिखते थे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। क्या रिप्रेजेंट करती है ये? पोजीशन दिखाती है और टाइम दिखाती है। घड़ी है मतलब ये, घड़ी और मैप है। पोजीशन और टाइम दिखा रही है हमें। सही बात। क्या दिखा क्या रही है?
सही कह रहे हो। तो बेसिकली हो क्या रहा होता है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, एसएचएम क्लास 11th का चैप्टर। ठीक है, अब होता क्या है कि किसी भी वेव में अलग अलग पॉइंट, सारे पॉइंट एसएचएम कर रहे होते हैं, लेकिन सभी एक ही टाइम पे एक्सट्रीम पे नहीं होते और सभी एक ही टाइम पे मीन पे नहीं होते। ये इक्वेशन किसी भी टाइम पे कौन सा पार्टिकल कहां पर है आपको एग्जैक्टली ये बता सकती है। इस इक्वेशन के अंदर अगर आप टाइम को फिक्स कर दो, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम को फिक्स कर दो, तो उस समय वेव का कर्व कैसा बनेगा वो आपको पता लग जाता है, क्योंकि तब वेरिएबल एक्स रह जाएगा और वाई एक्स में अगर रिलेशन है तो ग्राफ बनता है कि नहीं बनता। सिमिलरली अगर आप एक्स को फिक्स कर दो, यानी आपने पार्टिकल फिक्स कर दिया, टाइम के साथ उसकी पोजीशन क्या क्या है वो आपको पता लग जाएगी। तो यही इक्वेशन बन जाती है एसएचएम की इक्वेशन। यानी पार्टिकल फिक्स करने से वेव की इक्वेशन एसएचएम की इक्वेशन में बदल जाती है और टाइम फिक्स करने से वेव की इक्वेशन कर्व की इक्वेशन में बदल जाती है। समझ आया? अभी तक आपने ये देखा है कि एक पार्टिकल के एसएचएम की एक इक्वेशन होती है, पर जब एसएचएम चैप्टर एंड हो रहा होगा क्लास 11th में, तब ये भी बताया गया होगा कि अगर एक पार्टिकल दो तरह के एसएचएम कर रहा हो तो फिर उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। समझ आ रहा है? जैसे मान लो कि आपके पास एक बोल है, कटोरा है, उसमें एक बॉल है जो बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट एसएचएम कर रही है, और अब आप उस कटोरे को लेके ऊपर नीचे इस तरह से एसएचएम भी करने लग जाओ, तो दो एसएचएम हो रहे हैं। एक बॉल का हो रहा है बॉल के रिस्पेक्ट में, एक पूरे बॉल का ही हो रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये तो सुनने में बहुत डरावना लगता है कि नहीं, और यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, बड़ा ही सिंपल सा है। देखो, तो इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास दो सोर्स है, एक सोर्स है S1 और एक सोर्स है S2। अगर किसी को भी एसएचएम में दिक्कत है तो कॉपी करने की जगह मैं जो कर रहा हूँ उसे देख लेना। पूरा चैप्टर सिर्फ इसी चीज पे है, डिफ्रैक्शन भी और ये भी वेव ऑप्टिक्स पूरा का पूरा। ठीक है, अब मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, तो क्योंकि आपके पास दो सोर्स है लाइट के S1 और S2, तो लाइट तो दोनों से चल के पॉइंट P पे जाने वाली है। समझ आया? तो एक तो ये ट्रैवल करेगी वो इस तरह से, और S2 से जो लाइट आएगी वो ये पाथ ट्रैवल करेगी। तो मान लेते हैं कि जो S1 हमारा सोर्स था उसके लिए इक्वेशन थी y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, और दूसरा था उसके लिए इक्वेशन थी, कुछ a2 कह देता हूं मैं, ये a1 कह देता हूं, साइन kx माइनस ओमेगा टी। S1 से पॉइंट P की दूरी कुछ x1 है, S1 से पॉइंट P की, S2 से पॉइंट P की दूरी कुछ x2 है। तो क्योंकि दो जगह से लाइट आ रही है, और लाइट क्या होती है, एक वेव, यानी दो जगह से वेव आ रही है और वो एक पॉइंट पे मीट कर रही है जो है पॉइंट P। तो अगर पूछा जाए कि पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो निकालने का प्रोसेस जो है उसे कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। बात समझ आई? यानी दो वेव्स अगर एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो रिजल्टेंट लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, ये कैलकुलेट करने को कहा जाता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। सेम चीज, ठीक है, यहाँ पे बस वेव्स के फॉर्म में कहते हैं। अब मुझे बताओ कि S1 से जो लाइट आई है जो पॉइंट P पे पहुंची होगी तो उसकी इक्वेशन क्या बचेगी। A1 साइन, उसके लिए पॉइंट की दूरी क्या है x1 माइनस ओमेगा टी, और एक बनी होगी y2 से, जो हो जाएगी A2 साइन kx2 माइनस ओमेगा टी। तो यहां पर अगर पूछा जाए कि क्या दोनों वेव्स तो मिल, क्योंकि पार्टिकल फिक्स हो गया वेव की इक्वेशन में, तो इक्वेशन किसकी इक्वेशन रह जाती है, एसएचएम की। अभी मैंने बोला था ना, अगर टाइम फिक्स हो गया तो कर्व की इक्वेशन, अगर पार्टिकल फिक्स हो गया तो एसएचएम की इक्वेशन। यानी ये एक एसएचएम है और ये एक एसएचएम है, और आपका पार्टिकल दोनों एसएचएम में पार्ट ले रहा है, तो नेट जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी सिंपली y1 प्लस y2। समझ आया? तो इसको लिख लो, मैं लिख भी देता हूँ। इन वेव इक्वेशन
इन वेव इक्वेशन, पहला आप कर सकते हो x इज फिक्स्ड, तो बन जाती है इक्वेशन ऑफ SHM। दूसरा t इज फिक्स्ड, तो बन जाती है इक्वेशन ऑफ कर्व। उस समय जो शेप होगा आपकी वेव का। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? तो अब सारी कहानी जो चलेगी ना भाई, वो एक टर्म के चारों तरफ चलेगी, जो कि है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, तो क्योंकि दो वेव्स एक जगह पे मिल रही हैं, तो दो एसएचएम मिल रहे हैं, तो दोनों एसएचएम के फेज में कितना डिफरेंस है, सिर्फ ये हमें निकालना है। अभी आएगा ना बेटा A1 + A2? नहीं नहीं, वो तो यही लिखा जाता है, y तो y1 + y2 आएगा, है ना। अब यहीं पे हमने डिफाइन कर दिए सोर्सेस, तो एक टर्म लाई गई जिन्हें कहा गया कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस, और दूसरी टर्म आई इनकोहेरेंट सोर्सेस। याद आ रहा होगा बचपन की चीजें, साउंड में पड़ी थी। याद आता है कोहेरेंट सोर्स क्या डेफिनेशन है? तो अगर दुनिया में ऐसे दो सोर्स हैं जो कि वेव एमिट कर रहे हैं और उनके बीच का फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट हो या जीरो हो, या सिंपली मैं कह सकता हूँ कांस्टेंट हो, तो उसे कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। फिर से बोलता हूँ मैं, दो सोर्सेस जिनकी प्रोड्यूस की गई वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, टाइम के साथ बदले नहीं, उसे हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। ऐसे सोर्सेस जिनकी वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस टाइम के साथ बदले, उन्हें हम कहते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेस। बात समझ आई? लिख लो इसी को, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस is constant with time, is constant with time, or phase difference changes with time। तो सोच के देखो, अगर एक इक्वेशन है ये y1 है a1 sin ओमेगा t माइनस के एक्स, 1 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और y2 क्योंकि हमें SHM की इक्वेशन चाहिए ना उस पॉइंट पे, तो a2 sin ओमेगा t माइनस के x2, वहां पे हाँ x2 लिख। सिमिलरली यहाँ लिख देते हैं y1, ये हो गया मान लो a1 sin ओमेगा 1t माइनस के x1, और y2 हो गया a2 sin ओमेगा 2t माइनस के एक्स। तो अगर आप पहले केस के अंदर फेज डिफरेंस निकालो, यानी दोनों के साइन के अंदर जो चीज लिखी गई है उसका डिफरेंस अगर कैलकुलेट करो तो कितना आएगा? फेज डिफरेंस, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा फाई से, ठीक है ना। तो डेल्टा फाई पहले केस के अंदर अगर आप निकालोगे तो वो आपको मिलेगा के कॉमन आ गया इंटू मॉड ऑफ x1 माइनस x2, कह सकते हैं। जबकि दूसरे केस के अंदर अगर आप फेज डिफरेंस निकालो कितना आएगा? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का मॉड इंटू टी प्लस के इंटू मॉड ऑफ x1 माइनस x2। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि जैसे जैसे टाइम बदलेगा इनकोहेरेंट सोर्सेज के बीच का डेल्टा फाई भी चेंज होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जाए तो सेम ओमेगा होने की वजह से ओमेगा टी क्योंकि कट चुका है, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अब इंटरफेरेंस
में खास बात यह है कि इंटरफेरेंस होता तो सबके लिए, कोहेरेंट सोर्सेज का भी इंटरफेरेंस होता है और इनकोहेरेंट सोर्सेज का भी इंटरफेरेंस होता है, लेकिन हम पढ़ सिर्फ कोहेरेंट सोर्सेज के इंटरफेरेंस को ही सकते हैं। इनकोहेरेंट सोर्सेज के बीच का इंटरफेरेंस पैटर्न जो बनता है उसे समझ पाना और स्क्रीन पर पहचान पाना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक सेकंड में वो पैटर्न 100 बार बदल जाएगा, 100 बार 200 बार, क्या ही देखोगे फिर, क्या ही पैटर्न बना। जबकि कोहेरेंट सोर्सेज के केस में स्क्रीन पे एक रंग बिरंगा पैटर्न बनता है जो कि समय के साथ फिक्स रहता है। तो स्टडी हम किसे करते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज। तो यहाँ आप लिख सकते हो इंटरफेरेंस इज नॉट स्टडीड फॉर इनकोहेरेंट सोर्सेज। Interference is not studied for incoherent sources. समझ आया? तो इनके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना जरूर पड़ता है। अगर एक सोर्स है S1 और एक सोर्स है S2 और ये पॉइंट है P, तो अगर मैं कहूं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन P ड्यू टू S1 यह है I1 और इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन P ड्यू टू S2 यह है I2, और आपसे कहा जाए कि नेट इंटेंसिटी क्या होगी, तो नेट इंटेंसिटी आई नेट ये हो जाती है I1 प्लस I2। बस ये इनकी थ्योरी खत्म हो गई इनकोहेरेंट सोर्सेस की। कैसे मतलब, कैसे आया? इंटरेस्ट है तुमको ये जानने में, तो पूछ रहे हो। अभी मैंने तुमसे कहा कि उनका जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो हम पढ़ नहीं सकते। किसी भी पॉइंट P पॉइंट की इंटेंसिटी है, जो नेट इंटेंसिटी है, वो एक सेकेंड में 100 से ज्यादा बार बदलेगी। तो इफेक्टिवली जो पीक होंगे उस समय पे इंटेंसिटी होगी I1 प्लस I2, और जब मिनिमम होंगे तब इंटेंसिटी हो जाएगी मॉड I1 माइनस I2। अगर आपसे कहा जाए क्योंकि वो पैटर्न इतनी बार बदल रहा है कि हम उसे पढ़ते ही नहीं, हम कह देते हैं हमारी इंटेंसिटी सिर्फ I1 प्लस I2 होगी, ठीक है, उसे स्टडी नहीं किया जाता। तो पढ़ना हमें क्या होता है, ये वाला कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है ना। तो इंटरफेरेंस इज स्टडीड फॉर कोहेरेंट सोर्सेज ओनली। हो गया? तो लिख लो इंटरफेरेंस ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज। मान लेते हैं एक सोर्स है S1, यह है पॉइंट P, और एक सोर्स है S2। यहां से ये जो डिस्टेंस है यह x1, और यहां से ये जो डिस्टेंस है यह x2। y1 की इक्वेशन में कह देता हूं यह है a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 इसकी इक्वेशन है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, प्लस फाई नॉट। फाई नॉट क्या कहा जाता है? इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां अगर फेज डिफरेंस निकाला जाए,
चली गई। ऐसे लगता तुम थोड़ा सा मुड़े और 2 साल ही चले गए, 12वीं कक्षा आ गई है ना, लगता होगा। पढ़ा था पहले ये कभी? फेज डिफरेंस इसमें मैग्नेटिज्म में तो आई था फेज डिफरेंस, ऑल्टरनेटिंग करंट में आया था। मतलब क्या होता है ये, क्या था? नहीं आया था? तो मुझे से कह रहे हो कि नहीं आया था? मैं तो उसी में लाया था, तुम शायद मैग्नेटिज्म में कहीं और से ले आए होगे। वो भी एसी में ही आया था, ऑल्टरनेटिंग करंट में। हेडिंग बदल लो जाके, थ्योरी वो सही है, तुमने शायद हेडिंग यहाँ मैग्नेटिज्म लिख ली होगी यार। ये बोलो कि मैं थोड़ा झुका था, आपने चैप्टर बदल दिया। मैंने कंटिन्यू में लिख लिया था, मैंने, मुझे पता ही नहीं वो अलग चैप्टर है भाई। वैसे मेरा रेफरेंस क्लास 11th की ओर था, ये क्लास 11th में पढ़ाया गया, समझ रहे हो? चलिए, फेज डिफरेंस की यहाँ अगर मैं बात करूं डेल्टा फाई, तो उसे मैं लिख सकता हूं के इंटू मॉड x1 माइनस x2 प्लस फाई नॉट। ठीक है ना? तो फेज डिफरेंस जो आ सकता है, इसी को थोड़ा अलग तरीके से अगर लिखा जाए तो लोग लिखते हैं इस तरह से, के डेल्टा एक्स प्लस फाई नॉट। पहला और आखिरी जरूरी फॉर्मूला वैसे तो, ठीक है। तो डेल्टा फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस। यहाँ फाई नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल फेज डिफरेंस। इनिशियल फेज डिफरेंस। हाँ भाई साहब, अरे भाई प्लीज यार, एलकेजी वाले बच्चों की तरह करते हो। हम जीत गए, गलत लिख दिया इनने। ये कहलाता है पाथ डिफरेंस। क्या कहलाता है? पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस दो वेव्स के बीच में किस किस वजह से आ सकता है? एक तो शुरुआती फेज डिफरेंस हो, जब वो शुरू हुई वेव्स, उसी समय कोई इनिशियली फेज डिफरेंस था जिसे हम फाई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक हो सकता है कि क्योंकि वो दोनों ट्रेवल करके जो आई हैं, तो उन्होंने जो पाथ कवर किया है उसकी लेंथ इक्वल नहीं है, अलग अलग है, तो डेल्टा एक्स की एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। तो फेज डिफरेंस एक तो इनिशियल फेज की वजह से हो सकता है, और दूसरा पाथ डिफरेंस की वजह से हो सकता है। समझे? क्योंकि वो इनिशियल है, जब x 0 था तब भी वो फेज डिफरेंस है। t0 x 0 पे भी फाई नॉट तो है ही ना। फिर बोलो, क्योंकि उसे इनिशियल फेज कहते हैं। ये इनिशियल फेज है कि नहीं है भाई? क्या ये कभी बदलेगा? अच्छा, मैं जिंदगी में कभी भी, समझ रहे हो, कभी भी अगर इन दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस निकालूंगा, तो क्या फाई नॉट हमेशा आएगा? मान लो x1 बराबर x2 हो गया, क्या फाई नॉट गायब हो सकता है? x1 या x2 भी हो जाएगा तो k डेल्टा x 0 हो जाएगा, और फाई नॉट तो रहेगा ही कि नहीं रहेगा? अच्छा, ये कब से शुरू हुआ है? जब से जीवन शुरू हुआ है, तो इनिशियल से शुरू हुआ है, इसलिए इनिशियल फेज डिफरेंस जो कि हमेशा रहने ही वाला है। समझ आया? अब जनरली इफ फाई नॉट इज 0, जनरली फाई नॉट को अगर 0 कर दिया जाए तो डेल्टा फाई हमें मिलता है के डेल्टा एक्स या 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स या ओमेगा बाय वी डेल्टा एक्स। और क्या होता था? 2 पाई एफ बाय वी डेल्टा एक्स। ये सब के फॉर्मूले हैं जो बचपन में आपने पढ़े थे, है ना? पढ़ा था, विश्वास रखा करो, ठीक है? क्या हो गया? ओमेगा बाय वी में डाउट है भाई को, 2 पाई एफ बाय वी में नहीं है, जबकि ओमेगा 2 पाई एफ ही होता है। कहाँ से मतलब आ रहे हैं लोग? 2 पाई एफ ओमेगा होता है,
v यहाँ पे है वेव वेलोसिटी, हाथ रह रहा कि v से शुरू कर दिया वेव मैंने, वेव स्पीड, ओमेगा को क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एफ को क्या कहते हैं, क्या बात, टू पाई को क्या कहते हैं, टू पाई तो वैल्यू है, समझ आया। तो अब इस पे सवाल होंगे, याद है करे होंगे 11th में मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन, कितनी बार तेज आवाज सुनाई देगी, कितनी बार धीमी आवाज सुनाई देगी, दो स्पीकर रख दिए, एक आदमी उनके चक्कर काट रहा है गोल गोल, कितनी बार मैक्सिमम साउंड, कितनी बार मिनिमम साउंड, कर चुके हो ना, करेंगे तो है ही ऑब्वियसली। तो यहाँ तक किसी को डाउट होगा नहीं शायद, है ना। अब पूरा आगे जो हमारा चैप्टर चलने वाला है, YDSE पढ़ेंगे, SSS क्या था, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, SSE पढ़ेंगे, तो उन सभी के अंदर बस डेल्टा एक्स निकालना ही मेन है, पूरा चैप्टर इसी पे चलने वाला है, ठीक है। तो अगली क्लास में देखें। थैंक यू। Thank you.